हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं अमृता गर्ग और अपने खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को विश्व की विकास यात्रा में अपनी अलग पहचान बनानी होगी। 6 फरवरी 2013 को दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमें विश्व को अपना बाजार बनाना होगा। आजादी के आंदोलन की तरफ अगर देखा जाए तो देश की आजादी के आंदोलन को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया था। एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन के माध्यम से, अहिंसक क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का प्रयास, और दूसरा सशस्त्र क्रांति से देश को आजादी दिलाने का प्रयास। और मित्रों, दोनों धाराओं का नेतृत्व किसी न किसी गुजराती के पास था। श्याम जी कृष्ण वर्मा थे जो क्रांति गुरु माने जाते थे, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिन्होंने देश में क्रांतिकारियों को दिशा देने का काम किया था। और महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। मित्रों, अनेक महापुरुषों ने त्याग किया, तपस्या की, जीवन खपा दिया, जवानी जेल में बिता दी ताकि देश को स्वराज्य मिले। और इन लोगों के लगातार प्रयासों के कारण आखिर का वो सपना साकार हुआ, हमें स्वराज्य मिला। लेकिन स्वराज्य के बाद 6 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन देश सुराज्य के लिए चिंतित है। उसकी अपेक्षा है कि सुराज्य कब मिले। और इसलिए दोस्तों, अगर विश्व की प्रगति की जो भी यात्रा है, उस यात्रा में अगर हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी होगी तो पहली आवश्यकता है हम सुराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं सुराज्य कहता हूं तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। आज सारी समस्याओं की जड़ में एक प्रमुख बीमारी है तो ये है। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है और वह है गुड गवर्नेंस। और लेकिन हम एक कदम आगे हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तब मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस,
आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है। समस्याएं हुई, शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुअलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। मेरे गुजरात के मेरा चौथा टर्म है जब मुख्यमंत्री के नाते मैं कार्य कर रहा हूं, और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यही कानून, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तरें, यही लोग, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं गुजरात के उदाहरण के आधार पर कह सकता हूं मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से, आधा हवा से। मित्रों, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। मुझे अभी एक देश के एम्बेसडर मिलने आए थे। काफी फॉर्मल बात होने के बाद वो धीरे से राजनीति की ओर जाने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सामने दो प्रमुख चैलेंजेस क्या है। मैंने उनको सहज जवाब दिया था। मैंने कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करें। तो उन्होंने पूछा कैसे। मैंने कहा कि मेरा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या मेरी बिलो 35 है। पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, विश्व में सबसे नौजवान देश है ये। 35% पॉपुलेशन अगर बिलो 65% पॉपुलेशन अगर बिलो 30 है, 35 है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक स्कोप, इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरा देश गरीब नहीं है, हमारे पास अपार भू संपदा है, धन संपदा है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारा पूरा ईस्टर्न इंडिया देख लीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल कर करके समृद्धि की ओर जा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए हम अवसर को खोते चले जा रहे हैं। अवसर को कैसे पकड़ना, उसको कैसे चैनलाइज करना, उसको उसमें से कैसे वेल्थ क्रिएट करना, उसमें से कैसे डेवलपमेंट करना, उस चैलेंज को हमने पूरा करना है। मित्रों, आज यूरोप में जाओ और कभी भिंडी की सब्जी खाओगे तो विश्वास करना, वो भिंडी की सब्जी गुजरात से आई है।
आप सिंगापुर जाइए, दूध मांगेंगे, मैं मित्रों विश्वास से कहता हूं वो दूध गुजरात से आया है। आप अफगानिस्तान जाएं और टमाटर खाएं तो लिख लेना वो टमाटर गुजरात से आया है। मित्रों, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को किस प्रकार से बदलाव लाते हैं और बदलाव का असर कैसा होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र की सीमा पर, भाई कोई समय सीमा का, भाई आप लोगों पर भरोसे हैं। क्योंकि मैं कभी टीचर नहीं रहा, इसके कारण 45 मिनट का मेरा क्योंकि टीचर के कंप्यूटर में वो चिप होता है, 45 मिनट का प्रोग्रामिंग होता है। मतलब हमारे यहां महाराष्ट्र से सटा हुआ एक ट्रैवल बेल्ट है। उस ट्रैवल बेल्ट के कुछ किसान मुझे एक बार मिलने आए। मैं बहुत साल पहले, जबकि राजनीति में नहीं था, तो ट्रैवल बेल्ट में काफी काम करता, तो मैं उस इलाके से परिचित था। उन्होंने कहा, साहब हमारे यहाँ कुछ रोड्स का करिए आप। मैंने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ तो रोड बहुत अच्छे हैं, पक्का डामर की सड़क है, क्या चाहिए तुम्हें? और मैंने कहा 2 लाइन रोड है। नहीं, बोले साहब रोड तो है, अच्छे रोड है, लेकिन हमारी कुछ कठिनाइयां हैं और हमें थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए। मैंने कहा, क्या यार, क्या करोगे वहां जंगलों में? तो बोले, अब हम फिनलैंड के साथ एग्रीमेंट किया है और हम बनाना की खेती करते हैं और हमारा बनाना एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ट्रक में जब बनाना लेकर के जाते हैं तो आज जो रोड है वो बीच बीच में कहीं इस प्रकार का जर्क आता है, तो हमारे 20% बनानास दब जाते हैं और इसलिए हमें पेवर रोड चाहिए। मित्रों, दिल्ली के भी सभी इलाके में पेवर रोड नहीं होगा। देखिए हमारे देश के नागरिक की सोच देखिए, उसका दम देखिए, ट्राइबल की सोच देखिए। वो कहता है कि दुनिया के बाजार में मुझे बनाना पहुंचाना है, मेरे बनाना को कोई डैमेज ना हो, इसलिए मुझे पेवर रोड की जरूरत है। मित्रों, ये एस्पिरेशन मेरे देश के नागरिकों के अंदर हो तो इस देश का भविष्य उज्जवल है, मैं साफ देखता हूं। मित्रों, हिंदुस्तान को दुनिया की बदलती हुई चीजों में अपनी जगह बनानी है, तो इस बात को हमने देखना होगा। हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज मस्ट। मित्रों, आज सारे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। सारे विश्व को लगता है कि यहां पर हम हमारी चीजें डंप कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े आसानी से माल बेच सकते हैं। मित्रों, समय की मांग है कि हम तय करें कि हम पूरे विश्व को बाजार बनाएंगे और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड कर करके दुनिया के बाजार में हमारा माल डंप करेंगे। और इसके लिए मित्रों ब्रांडिंग जरूरी होता है। आपको मित्रों, आपने शायद आपके को वो नसीब आया नहीं, लेकिन हम जिस आयु के हैं, अजय और हम जब छोटे थे तो बाजार में मेड इन जापान सुनते ही अच्छा हो, ले लिया, मेड इन जापान उठाओ, पेन भी है मेड इन जापान उठाओ। कोई पूछता नहीं था कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस किस कंपनी, कोई नहीं पूछता था, सिर्फ मेड इन जापान। कभी कंपनी का नाम नहीं था, गांव का नाम नहीं, कुछ नहीं था। मित्रों, क्यों ना हम दुनिया के सामने मेड इन इंडिया का बिल्कुल हमारा ढोल न पीट दें। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम
क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।